Good evening, students. Today we are going to start chapter 7 of class 9 science motion. Okay, so give attention. So let us get started. Don't Right? forget to like. Don't forget to like and Like. subscribe my channel for better information about motion and all that. Right? Yes. Okay. So चैप्टर का नाम क्या है? मोशन, है ना? कह रहा है इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं ना, कुछ ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है और कुछ मोशन में है ना? कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ विराम के पोजीशन में है, रेस्ट में। साइंस में रेस्ट का क्या मतलब होता है, साइंस में मोशन का क्या मतलब होता है, ये भी समझना ज़रूरी है ना? जैसे कह रहा है कि बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन एंड आर्टरी एंड कार मूव्स, है ना? जैसे आप देखते होंगे कि चिड़िया उड़ती है या मछली जो है, तो कह रहा है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, कुछ मोशन में है। जैसे चिड़िया उड़ती है, मछली तैरता है, ब्लड भी आपके शरीर के अंदर मूव करता है ना? एटम और मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज ऑल आर इन मोशन। ये सारा चीज़ जो है, चाहे एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे प्लैनेट है, स्टार है, सब मूव करते हैं, है ना? तो अब ये मोशन समझना चाहिए, है ना? मोशन क्या है? फिजिक्स का पार्ट हो गया मोशन, है ना? फिजिक्स में क्या है कि जो भी नेचुरल इवेंट्स है ना, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, वही है फिजिक्स। ठीक है? जैसे अगर सूरज निकलता है तो क्यों निकलता है, दिन रात क्यों होता है, ऑल दी थिंग्स ये हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। मतलब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं जो भी इवेंट्स होता है उसको, है ना? तो कह रहा है कि वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। तो मोशन का क्या मतलब है? नॉर्मली हम कब कहते हैं कि मोशन हुआ है ना? तो उसके लिए कह रहा है कि मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है अगर चेंज करता है, मान लो कि पर्टिकुलर टाइम पे वो जो है 9 बजे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पर था, ठीक है? 9:05 पे वो बी पे चला गया, तो उसका पोजीशन चेंज हुआ, है ना? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी 5 मिनट के अंदर वो ए से बी पे चला गया। अगर ऐसा होता है कि टाइम के साथ साथ अगर उसका पोजीशन चेंज करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मोशन का मतलब क्या है कि पोजीशन का चेंज करना। अगर पोजीशन नहीं चेंज करता है, एक ही जगह पर है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही है और टाइम बदल रहा है, 9 बजे भी ए पे था, 9:05 पे भी ए पे है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑब्जेक्ट को मोशन में तब बोलेंगे जब उसका पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से अगर उसका पोजीशन चेंज करता है तब तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अगर वो उसका पोजीशन चेंज नहीं करता है लेकिन टाइम बदल जाता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे रेस्ट में है। कह रहा है हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। अब ये तो हो गया कि डायरेक्ट, कि चलो भैया टाइम में परिवर्तन हो रहा है तो उसके हिसाब से उसका पोजीशन में भी परिवर्तन हो रहा है ना? और इनडायरेक्ट इन्फरेंस भी हो सकता है, कई केस में हम इनडायरेक्ट इन्फरेंस के द्वारा भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एयर में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है कि मान लो कि अगर डस्ट मूव कर रहा है या पत्ते हिल रहे हैं या ब्रांचेज ऑफ ट्री आर मूविंग, तो हम कहते हैं कि भैया एयर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट इंटरेंस है, डायरेक्टली नहीं हम देख रहे हैं कि एयर का पोजीशन चेंज कर रहा है, हम इनडायरेक्टली देख रहे हैं क्या कि उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो मूव कर रहे हैं या फिर पत्ता जो है हिल जा रहा है, तो हम उससे भी एक इन्फरेंस निकालते हैं कि एयर जो है मोशन में है ना? तो ये इनडायरेक्ट इन्फरेंस हुआ। अब हमको ये देखना है कि व्हाट काउजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। कभी आपने सोचा है कि ये जो घटना होती है, ये सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, या सीजन जो बदलता है, अभी जा रहा है फिर गर्मी आ जाएगा, इस तरह का जो चेंज होता है ये क्यों होता है? कभी इसके बारे में सोचा है? जब आप इसके बारे में सोचोगे तो आप ये सोचोगे कि ये जो चेंजेज होते हैं, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना,
कहते हैं ना कि सूरज डूब गया या सूरज निकल गया या मौसम बदल गया या सीजन चेंज कर गया, ये सारे इवेंट्स जो हैं रिलेटेड है किससे? तो अर्थ के मोशन से। अर्थ मूव करता है, इसी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम में आपको ये लगता है कि सन जो है निकल रहा है, या पर्टिकुलर टाइम में ये लगता है कि सन जो है डूब रहा है, या पर्टिकुलर समय के बाद जो है आपका मौसम जो है चेंज हो जाता है, जाड़ा से गर्मी, गर्मी से बरसात। ये सारे फिनोमेना जो हैं, सारी घटनाएं जो हैं, ये अर्थ के मोशन की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए मोशन को समझना बहुत ज़रूरी है ना। कह रहा है इफ़ इट इज़ ट्रू वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अब कह रहा है कि अगर ये बात है कि चलो भाई अर्थ के मोशन की वजह से ही ऐसा हो रहा है, नहीं सनराइज, सनसेट या फिर चेंज इन मोशन, ये सारा चेंज इन सीजन, ये सारा जो इवेंट्स है ड्यू टू चेंज इन मोशन ऑफ अर्थ की वजह से अगर हो रहा है, अगर ऐसा हम सोचते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम अर्थ के मोशन को डायरेक्टली क्यों नहीं परसीव करते, हमको दिखाई क्यों नहीं देता डायरेक्टली कि अर्थ मूव कर रहा है ना। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। अब यहाँ पर ये सवाल आता है, अर्थ तो हमको नज़र नहीं आ रहा है कि अर्थ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इस बात का जवाब ये दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो हमारे लिए मोशन में है, किसी और के लिए वो स्टेशनरी हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है। ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब है स्थिर होना, STATIONARY। एक होता है NERY। तो NERY वाला जो होता है, जो स्टेशनरी तुम लोग यूज़ करते हो, पेन पेंसिल वगैरह, यहाँ पे है स्टेशनरी। स्टेशन सुनते हो ना, स्टेशन, फलाना स्टेशन, वाई इट इज़ कॉल्ड स्टेशन। तो वहाँ ट्रेन रुकती है ना, वो नहीं रुका हुआ, ट्रेन रुकती है, ट्रेन रुकती है, इसीलिए वो स्टेशन है। तो ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है मोशन में हो और हमारे लिए वो स्टेशनरी हो, स्थिर हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर आप बस में मूव कर रहे हो, राइट, और नीचे कोई आदमी खड़ा है, तो आपका बस तो आगे बढ़ रहा है, तो वो जब देखेगा नीचे से तो उसको लगेगा कि बस मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बस में बैठे हुए हो और आपके सामने में एक आदमी बैठा हुआ है, वो भी बस में बैठा हुआ है आपके सामने में, फ्रंट में, तो वो जो ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए तुम जो है उसको लगोगे कि तुम रेस्ट में हो, तुम्हारा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो वो समझेगा कि भाई तुम रेस्ट में हो। लेकिन वही नीचे वाला जो आदमी देखेगा तो उसको लगेगा कि तुम आगे बढ़ गए, यानी तुम मोशन में हो, है ना। तो एक ही बात हो रही है भाई, तुम्हारा बस में हो, तुम बैठे हुए और बस मूव कर रही है, देख रहे हो ना, घटना तो वही हो रही है, लेकिन उसको परसीव जो कर रहा है, अलग अलग आदमी अलग अलग बात कर रहा है। जो बस के नीचे खड़ा है वो कह रहा है कि तुम मोशन में हो, और जो बस में तुम्हारे साथ बैठा हुआ है वो कह रहा है कि नहीं, तुम भी तो वहीं पे बैठे हुए हो जहाँ मैं बैठा हूँ, उसके सामने तुम बैठे हुए हो, तो तुम्हारा पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा है, तो तुम रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, है ना। तो ये जो है परसेप्शन डिपेंड करता है कि एक ही आदमी के लिए कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, दूसरे आदमी के लिए वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, समझ रहे हो। तो एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। हाँ, दो व्हीकल एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, तो सर दोनों के लिए एक दूसरे का मतलब पोजीशन अगर नहीं चेंज कर रहा ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो स्टेशनरी ही माने जाएंगे, समझ गए। कह रहा है कि फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। अब जो पैसेंजर बस में बैठा हुआ है वो जब देखेगा रोड पर खड़े आदमी को तो उसको लगेगा कि वो पीछे की ओर मूव कर रहा है ना। और जो पर्सन रोड साइड पे खड़ा है वो परसीव करेगा बस को अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग। वो बस को देखेगा तो वो कहेगा कि बस मूव कर रहा है। लेकिन जो पर्सन बस के अंदर है वो अगर देखता है इन चीज़ों को, ए पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट, तो उसका बगल वाला जो पैसेंजर है, जो उसका फेलो पैसेंजर है, उसको वो बोलेगा कि वो रेस्ट में। तो आप देख रहे हो ना, तीन एंगल से आप जब बस से खिड़की से झांक के देखते हो तो आपको लगेगा कि भैया रोड पे जो आदमी खड़ा है वो पीछे छूट गया, वो पीछे की ओर भाग रहा है। और वही आदमी जब आपको देखेगा तो उसको लगेगा कि आप आगे की ओर जा रहे हो, है ना। और आपका जो दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है बस में, उसको लगेगा कि भाई नहीं, तुम तो कहीं नहीं जा रहे हो, तुम तो रेस्ट में ही हो। तो ये परसेप्शन है कि कैसे इंडिविजुअल कहाँ से देख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है ना।
तो ये सब ऑब्जर्वेशन जो है, व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, तो इससे क्या पता चलता है? ठीक है, इससे ये पता चलता है कि मोशन जो है वो रिलेटिव चीज़ है। किसी के लिए रेस्ट हो सकता है, किसी के लिए मोशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। आप देख रहे हो, आपका साथी जो आपके साथ है वो देख रहा है, या नीचे वाला आदमी देख रहा है, उसके हिसाब से वो मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है। गॉट इट? तो ये रिलेटिव थिंग है, ये एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, ये रिलेटिव है ना। कह रहा है कि मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक ए सर्कुलर पाथ। कह रहा है कि ज़्यादातर मोशन जो होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और कुछ जो है ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, है ना। कुछ जो है रोटेट कर सकते हैं, जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है ना, जैसे लट्टू नाचता है। एंड कुछ जो है वाइब्रेट करते हैं, ऐसा भी वाइब्रेशन भी होता है मोशन। तो मोशन जो है अलग अलग तरह का हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो या फिर सर्कुलर मोशन हो। अगर ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है तो सर्कुलर मोशन है, या फिर ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जो है जाता है और फिर आ जाता है, रिपीट करता है, जैसे पेंडुलम में होता है ना। तो वो भी एक टाइप ऑफ मोशन है ना, है कि नहीं? उसी तरह से कुछ जैसे मान लो कि आप जैसे सितार के तार को आपने वाइब्रेट कर ऐसे कर दिया, तो वहाँ पे तार भी तो मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो वाइब्रेशन इज देयर और नॉट, तो वहाँ भी एक मोशन है ना। या कई बार ऐसा हो सकता है कि ये दो तरह के मोशन, तीन तरह के मोशन एक साथ हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अर्थ जो है सर्कुलेटरी मोशन भी है उसका, रिवॉल्यूशन जो होता है ना, और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है वो, है ना, रोटेशन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मोशन कैन बी द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइप ऑफ मोशंस और मोर देन दीज टू टाइप ऑफ मोशन, ऐसा भी हो सकता है। तो मोटा मोटी आपको स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ये सारा चीज़ है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का एक से ज़्यादा कम्बिनेशन ऑफ मोशन हो जाए, दोनों चीज़ एक साथ हो, सर्कुलर भी हो, ट्रांजिशनल भी हो, है ना, स्ट्रेट लाइन भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग को क्या पढ़ना है भैया? हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम लोग को बाकी टाइप ऑफ मोशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है। किस मोशन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है? तो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? यानी जो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधे पथ पे, जैसे रोड पे कार चल रही है, तो ये मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर स्ट्रेट लाइन के एलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। उस स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। ओके। हाँ, और उस मोशन को एक्सप्रेस करना हम लोग सीखेंगे डिफरेंट इक्वेशन के थ्रू, है ना। कि अगर मान लो चेंज इन पोजीशन होता है तो कितना पोजीशन चेंज हुआ, किस रेट से पोजीशन चेंज हुआ, क्या उसके पीछे जो है एक्सेलरेशन था, क्या फोर्स था, ये सारा चीज़ जो है हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। यही हम लोग का मतलब स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। और जब हम लोग ये समझ जाएंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसके लिए क्या क्या इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी सर्कुलर मोशन का भी लेंगे। यानी ये जो चैप्टर है मोशन, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? तो वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रेट लाइन मोशन फर्स्ट, एंड देन आफ्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट सर्कुलर मोशन आल्सो, कि सर्कुलर मोशन क्या होता है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिविटी दिया हुआ है कि डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। अब ज़रा आपस में आप लोग विचार करो, देखो कि भैया ये दीवार जो तुम्हारे क्लासरूम में हैं वो रेस्ट में है या मोशन में, ये आप लोग सोचोगे, ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक्टिविटी ये कह रहा है कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर टू मूव व्हाइल इट इज़ एट रेस्ट। कह रहा है
क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, आपको लग रहा है कि ट्रेन मूव कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ट्रेन क्या है, रेस्ट में है। ऐसा होता है ना, अब ट्रेन में बैठे हुए हो, बगल से दूसरी गाड़ी जा रही है फटाफट, तो कैसा लगता है तुमको कि तुम मूव कर रहे हो, है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो कह रहा है वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई, ट्रेन तो है रेस्ट में, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रेन जैसे मूव कर रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई ये मोशन जो है रिलेटिव चीज़ है ना, ये डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है आपको, अच्छा। उसके हिसाब से वो डिस्क्राइब करेगा कि कैसा मोशन है। हाँ। उसके लिए अब मान लो कि दूसरा ट्रेन भाग रही है, तो आपका ट्रेन जो है पीछे छूट रहा है, तो उस ट्रेन में जो आदमी बैठा होगा ना, उसको लगेगा कि आपका ट्रेन पीछे की ओर मूव कर रहा है ना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और आप ट्रेन में बैठे हुए आप देखोगे भाई ट्रेन का पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, तो आपको लगेगा कि यार ट्रेन मूव नहीं कर रहा है। यही ना, ये बात है। कह रहा है कि थिंक एंड एक्ट, कह रहा है कि वी समटाइम आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कई बार हम लोग जो है बड़ा खतरा में पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, उसको देख के हम लोग बड़ा खतरे में पड़ जाते हैं। खास करके इफ़ दैट मोशन इज एरेटिक एंड अनकंट्रोल, अगर मोशन इस तरह का है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको बड़ा डर लगता है। जैसे बाढ़ आ जाता है तो उसमें पानी का जो फ्लो होता है, उसका जो मोशन होता है बहुत फास्ट होता है, एरेटिक मोशन है, तो वो घर बार कितना चीज़ नष्ट कर देता है। तो उस तरह के मोशन से आपको डर लगता है ना। या हरिकेन आ गया या सुनामी आ गया, तो वहाँ भी तो मोशन हो रहा है ना। तो उस तरह का जो एरेटिक मोशन है या जो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो उस तरह के मोशन से आपको डर लगता है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड, कंट्रोल्ड मोशन कैन बी ए सर्विस टू ह्यूमन बीइंग सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन उसी मोशन को अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो वो हमारे काम का हो सकता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, कैसे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसमें क्या है कि जल के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। तो जल के मूवमेंट को, वाटर के मूवमेंट को रेगुलेट करके सही तरीके से हमारा क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैनेज करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। मतलब जो पावर है उसका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल्ड वे में अगर उसका यूज करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो हमारे लिए खतरनाक भी है, एरेटिक भी है ना। अब हम लोग आते हैं मोशन के बारे में, जो है कि कैसे इसको डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यू जस्ट लुक इनटू द फिगर 7.1। यहाँ पे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट वाज एट 0, है ना। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज किया वो से सी पे आया, सी से बी पे गया, बी से फिर ए पे आया। इस तरह से उसका पोजीशन जो है चेंज कर रहा है। तो ये आपको इस लाइन में क्या दिया हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर है। 0, 5, 10, 15, 25 ये सब क्या है, किलोमीटर है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। कहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस एज्यूम दैट ए स्कूल इन ए विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया गांव में एक स्कूल है जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया स्कूल का पोजीशन कैसे, एक रेफरेंस पॉइंट लिया। क्या रेफरेंस पॉइंट है, रेलवे स्टेशन। स्कूल कहाँ पे है, तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक है, यानी रेफरेंस पॉइंट लेकर के हम बता रहे हैं कि स्कूल का पोजीशन क्या है। इन दिस एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। तो हम अपने सुविधा के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं, है ना। जैसे उस केस में हमने रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट चूज करा, तो हमारे लिए बताना ईजी हो गया कि स्कूल कहाँ पे है भैया, तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर है। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसी तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना चाहते हैं कि वो कहाँ पे है, तो उसके लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो
उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट का मतलब ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से कहाँ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से हम उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कह रहा है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल टाइप ऑफ मोशन जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। मतलब आसान है, ये सरल है ये चीज़, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, है ना। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाई एन एग्जाम्पल। अब कह रहा है इसको हम कैसे समझेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसको कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कंसिडर कीजिए द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट करता है जर्नी फ्रॉम ओ। अब देखो फिगर 7.1 में यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन, जस्ट लुक इनटू योर बुक, यू कैन हैव दिस फिगर, है ना। देयर द पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इज ओ, ऑरिजिन इज देयर। ऑरिजिन से ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है ना, स्ट्रेट लाइन में। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज रेफरेंस पॉइंट। कहाँ से शुरू करता है ये जर्नी? ओ से, और ओ को हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट। क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। अब उनका पोजिशन है अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम में उनका अलग अलग पोजिशन है। जैसे ए है, बी है, सी है, ये अलग अलग टाइम में इसका पोजिशन है। यहाँ पे देखो फिगर, है ना। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए। पहले ये कैसे ओ से चलता है, सी से होते हुए, बी से होते हुए ए पर पहुंचता है ना। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू बी। अब यहाँ से फिर वापस ये लौटा, पहले ओ से सी पे गया, सी से बी पे गया, बी से ए पे गया, फिर वापस लौट रहा है, ए से बी पे आया, बी से सी पे आया, फिर ओ पे आया, है ना। इसका मोशन कैसे हो रहा है कि ओ से सी पे गया, सी से बी पे गया, फिर ए पे गया, और फिर वापस आ रहा है ना। तो इसमें जो है आप फिगर में देखो कि टोटल पाथ जो है इसने कितना कवर किया। मान लो कि ओ से ए तक गया और फिर ए से ओ पे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 60 है। तो 60 किलोमीटर ये गया और फिर वापस 60 किलोमीटर आया, यानी टोटल डिस्टेंस जो है ये कितना कवर किया? ओ से ए पे गया और ए से ओ पे आया, तो 120 किलोमीटर कवर किया, है ना। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी, मतलब सी तक आने के लिए बता रहा है। अच्छा, हाँ। देन इट कह रहा है देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। सी पे आता है, तो सी पे जब आता है ओ से ए पे गया, ओ से ए पे गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 60, और 60 से फिर सी पे आया, तो सी पर, सी का पोजीशन क्या है? 25, और ए का क्या है? 60, मतलब डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 35। कितना हुआ डिस्टेंस? 35। तो टोटल डिस्टेंस ओ से सी तक आने में कितना हो गया? 60 प्लस 35, यानी टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 95 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? ओ से सी तक पहुँचने में ये डिस्टेंस कवर किया गया है। समझ रहे हो बात? पहले ओ से ए तक गया और फिर ए से सी पे आया। पूछेगा तुमसे कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ओ से ए तक कितना है, कितना किलोमीटर है भाई? फिगर देखो ना, 60, और ए से सी तक कितना है? 25, मतलब ये है, तो यहाँ 25 है ना, यहाँ 60 है, तो कितना डिस्टेंस कितना हो गया? 35 ना। तो 60 प्लस 35, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ गया। 95 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने जब ओ से ए पे गया और ए से सी पे आया, है ना। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी आपको अगर डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस बताने के लिए आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, उसके डायरेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे ओ से सी पे आ गया, तो ए हो करके सी पे गया, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है कि भैया ओ से ए तक कितना है? 60 किलोमीटर, और ए से सी तक कितना आया? 35। तो टोटल डिस्टेंस हमने बता दिया 95, है ना। आपने ये नहीं देखा कि डिस्टेंस में कोई किधर जा रहा है, डायरेक्शन क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, है ना। यानी फॉर डिस्क्राइबिंग डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, किसमें? डिस्टेंस के केस में।
देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। कुछ फिजिक्स में ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा ही डिस्क्राइब कर सकते हो। और ऐसे जो क्वांटिटी हैं, है ना, उसका जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात नहीं होती, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर। कैसे? अब जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई 10 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, अच्छा, या टुवार्ड्स साउथ, है ना। लेकिन डिस्टेंस में सिर्फ हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। जैसे यहाँ पर 95 किलोमीटर, डायरेक्शन की बात नहीं होती। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। तो आप कह रहा है कि इस एग्जाम्पल में आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि ओ से सी पे आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपने बता दिया ना कि भाई 60 किलोमीटर इधर गया और फिर 35, यानी 95 किलोमीटर गया, है ना। द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, अच्छा ठीक है, दिस डिफरेंस will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. अच्छा, the shortest distance measured from initial to the final position of an object is known as displacement. अब ये तो हो गया, डिस्टेंस पता करने के लिए आप पूरा डिस्टेंस कवर करोगे, है ना। यानी अगर आप पूछेंगे कि O से C के बीच में, हम बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं क्या, कि O से A पे गया, A से C पे आ रहा है, तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपने कहा 60 + 35, 95 किलोमीटर। लेकिन अगर ये कहेंगे कि O से C तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी आपको तब जो है O से A और A से C का डिस्टेंस कवर अप नहीं करना पड़ेगा। O से C के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है, वो जो है जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट किया उसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और जहाँ वो पहुँचा उसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। ओ से ए पे गया, ए से सी पे आया, तो फाइनली पहुँचा कहाँ पे? कहाँ पे पहुँचा? सी पे। सी पे, तो सी इज द फाइनल पॉइंट। कहाँ से शुरू किया था? ओ से। तो फाइनल पोजीशन से अगर इनिशियल पोजीशन को घटा दें तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को दूसरी तरह से आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, है ना। सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, है डिस्टेंस वो भी, लेकिन सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ओ से चला, ए पे गया, ए से होकर के फिर सी पे पहुंचा, उसके में पूछेंगे कि भैया डिस्टेंस कितना है, तो आपको हो गया 95 किलोमीटर। लेकिन पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ओनली 25 किलोमीटर। जस्ट सी इन द फिगर, ओ से सी के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई? 0 to 25 पे पहुंचा है यहाँ पे। 7.1 फिगर देखो। हाँ, समझ गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 25, लेकिन डिस्टेंस कितना था? 95। तो डिस्टेंस जो है पाथ पर डिपेंड करता है, कितना पाथ कवर किया, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक तरह से समझ लीजिए, है ना। अब ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस जो है उसका कुछ वैल्यू हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0? ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो ओ से चला, ए तक गया और ए से फिर ओ पे आ गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ओ से चला, हाँ, ए पे गया, हाँ, और ए से फिर ओ पे आया, डिस्टेंस तो इसने देख लिया सर 120 किया। 120 किया। लेकिन अगर पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 है? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। चला भी ओ से था और पहुंचा भी ओ पर है, यानी बोथ द पोजीशन आर सेम। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। क्या है? 0। तो सर अगर कोई इंसान है, हाँ,
वो जन्म एक ही हॉस्पिटल में लिया है हाँ। और मरा भी उसी हॉस्पिटल के उसी बेड पे हाँ। है ना। हाँ। तो उसका पूरी जिंदगी का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो उसको मोशन कर रहा है वो अभी। हाँ, गया ना एक। हाँ, नहीं तो आप उस चीज़ को उस हिसाब से मत देखो ना भाई, इनिशियल पोजीशन उसका कहाँ पे था और कितना मूव किया और मूव करके वहाँ पे आया, उस केस में कंसिडर करो उस बीच में वो कितना मूवमेंट किया है, आप उस चीज़ को देखिए ना। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल हाँ, पॉइंट हाँ, एक ही है। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक है तो वही डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो लेकिन डिस्टेंस उसका कुछ और हो। जैसे इस केस में देख लो, ओ से ए पे गया, ए से ओ पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला चीज़ तो क्या है कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी, यानी डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हैविंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 120 है इस केस में, 120 किलोमीटर, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फिजिक्स में बहुत सारे आप पढ़ोगे, अभी डिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पढ़ ही रहे हो, उसके बाद स्पीड पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, और वहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा, फिर स्पीड के बारे में क्वेश्चन होगा, स्पीड क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन होता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, या दोनों होता है। तो आगे जाके उसको पढ़ेंगे कि स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वही जब वेलोसिटी की बात करेंगे ना तो हम डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, और जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अच्छा ये ऐसा हो सकता है, ये कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड हो, ऐसा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि ओ से ए पे आया, हाँ, तो कितना किलोमीटर किया, 60। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है, 60, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60। बोथ कैन बी सेम। यस, ऐसा भी हो सकता है ना। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, जस्ट सी इन द फिगर 7.1। देखिए आप 7.1 में, किताब रखिए सामने में, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ। अब किताब रखिए सामने में, ओपन योर बुक एंड फाइंड देयर इन फिगर 7.1 कि ओ से ए पे गया, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ, 60। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 60 है। तो ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस कुछ हो और डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो लेकिन डिस्टेंस कुछ और हो। ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड। अब जैसे मान लो कि ओ से ए पे गया और ए से बी पे आया, तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, बता मेरे को, ये देख के बता। पे गया तो 60 किलोमीटर, और फिर ए से बी पे आया तो ये 35 से लेके 60 घटाओ 25। अच्छा, 25 है ना। तो 60 प्लस 25 कितना हो गया, 85। हाँ, 25 कहाँ है? अरे भैया 35 से 60 पे गया तो कितना गया, 35, हाँ 25। यही तो देखना है बेटा, हाँ, यही तो देखना है। तुम कहोगे अरे अच्छा ये तो 35 है सर, ना ना अब चला कितना, ये देखो ना, ओ से ए पे गया, ए से बी पे आया, तो बी का पोजीशन है 35 और विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, और ए का पोजीशन है 60। तो अगर हम पूछें कि ए बी डिस्टेंस कितना है, तो भाई 60 माइनस 35 ना। डिस्टेंस ए किसका डिस्टेंस सर? ए बी का? हाँ सर। कितना है वही 60 माइनस 35, 25। ये तो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। हाँ सर सही। 25 हुआ ना, तुम कह रहे हो 35 यार मेरे को। नहीं सर, यार मैं डिस्प्लेसमेंट की इसका वैल्यू है, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का वैल्यू। सर मुझे लगा आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। फिगर देखो ना, इसीलिए कह रहा हूँ फिगर देखो यार, आप फिगर देखो ना 7.1। ओ से ए पे गया 60 और ए से बी पे आया, तो ए से बी पे आया, तो अगर ये देखना कि भैया ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ देखो बी किस पोजीशन पे है, 35 पे है, और ए किस पोजीशन पे, 60 पे है। तो ए बी डिस्टेंस कितना हुआ, 60 माइनस 35, क्योंकि ये तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ना 35 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 35 हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 60 माइनस 35। समझ गया।
तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ओ से बी पे आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 + 25 85। समझ रहे हो? हाँ सर। तो वही बात यहाँ कर रहा है कि ड्यूरिंग दिस मोशन O to A एंड बैक टू B द डिस्टेंस कवर्ड इज 85 किलोमीटर, ठीक है। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्ले, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे 35 जो। हाँ वही, इसीलिए मैंने समझाया तुमको, इसीलिए मैंने समझाया ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताओ? डिस्प्लेसमेंट तो सर देखिए फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो इनमें माइनस कर देंगे 45 है। यस, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 35, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या है, बी है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ का क्या है 0 और बी क्या है 35, तो ये हो गया 35, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, ये पढ़ा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये पढ़ा कि डिस्टेंस कुछ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ कैन बी इक्वल। जैसे यहाँ पे ओ से ए पे गया तो हम अगर पूछेंगे व्हाट इज डिस्टेंस तो कहोगे 60, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट तो कहोगे 60। लेकिन ओ से ए पे गया और ए से फिर ओ पे आ गया, तब हम पूछेंगे डिस्टेंस कितना है तो 120, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया मोशन के बारे में कि मोशन जो है रिलेटिव चीज़ है। एक आदमी के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, दूसरे के लिए वो रेस्ट में हो सकता है। वो डिपेंड्स करता है कि उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो रेफरेंस पॉइंट होता है ऑरिजिन होता है, वहाँ से वो चला। ऑरिजिन का पोजीशन क्या है 0 0, कॉर्नर ज्योमेट्री में पढ़ोगे 0 0 पोजीशन, दैट इज ऑरिजिन, है ना। और वहाँ से वो मूव कर रहा है, उसके हिसाब से उसके मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे मूव कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अब वहाँ पर हम लोगों ने अभी आज के टॉपिक में जो डिस्कस किया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मुख्य रूप से। ओके। हाँ, तो डिस्टेंस का मतलब जो भी डिस्टेंस कवर करा, उस पाथ को ट्रैवल करने में जितना भी डिस्टेंस हुआ दैट इज डिस्टेंस, है ना। वो सारा चीज़ डिस्टेंस में आ गया कि पाथ ट्रैवर्स बाय ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। समझ गए? जैसे ओ से लेकर के अगर सी पे आया, ए के थ्रू सी पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट में ओ सी हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस में ओ ए प्लस ए सी, पूरा पार रास्ता जितना किलोमीटर हुआ वो हो गया डिस्टेंस। लेकिन सबसे छोटा रास्ता जो है, तुम समझ नहीं रहे हो, खाली हूँ कर रहे हो यार, तुमको नहीं समझ में आया? नहीं, यहाँ सब समझ आया मेरे को। क्या समझ में आया बता? चलिए कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। क्या नेगेटिव? चलिए अगर 0 यहाँ होता और सर ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आता, तो इसमें से इसमें से इसको माइनस कर देते। किस में से किसको माइनस करते? ये फाइनल माइनस में होता फिर। अरे फाइनल, जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ 10 से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ 5 पे आ गया। हाँ तो ठीक है, तो ये फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, तो -5 आएगा। -5 तो उसका डायरेक्शन बताओगे ना आप, किधर जाएगा। माइनस नहीं बोलोगे, उसका क्वांटिटी तो 5 ही बोलोगे भाई, क्वांटिटी तो 5 ही बोलोगे ना। ये प्लस माइनस नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, आपको डिस्टेंस का क्वांटिटी बोलना है और डायरेक्शन बोलना है, ठीक है। ये चीज़ बोलना है डिस्प्लेसमेंट में, है ना। हम ये कह रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस इतना ध्यान रखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो जितना पूरा पाथ कवर किया है वो पूरा चीज जितना उसमें लगा वो डिस्टेंस हो गया। समझ गए? जैसे मान लो कि ओ से अगर हम मान लो सी पे आए हैं तो डिस्टेंस कवर्ड जो है 60 + 25 85, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल पोजीशन कहाँ है 35 में से रेफरेंस पॉइंट कटाओ 0, तो 35। अब ये 0 से 35 कटाओगे, 35 वो प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, नेट कितना है भैया वो लिखना है तुमको, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। होप यू पीपल appreciate my video. Please like and subscribe my channel for more such type of video in future will come there. Thank you and have a nice day. Okay.